हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर हम कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट। डिपेंडेंट ब्रांच पूरी तरह से ओवर हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच पर हम शिकंजा अपना कस चुके हैं। हमने जर्नल एंट्रीज वाले सारे क्वेश्चन जो है कर लिए थे, क्लास वाले, होमवर्क वाले। लास्ट सेशन में हमने एक स्पेशल चीज सीखी थी कि यार एचओ कहता है मैं तो परेशान आ रहा हूँ, ब्रांचेस आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मुझे बार बार कह रही है सर एंट्री रिकॉर्ड कर लो, एंट्री रिकॉर्ड कर लो। एचओ कहता है रुको, सारी ब्रांचेस ने आपस में जो करना है कर लो रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, किसने किसको गुड्स दिए, किसने किससे पैसा लिया दिया, किसके ऊपर बीआर ड्रॉ किया, किसने बीपी एक्सेप्ट किया, और एक पीरियड के बाद, दैट पीरियड में भी वीक, मंथ, क्वार्टर एक्सेट्रा। तो आप लेट्स से एक महीने के बाद, हम एग्जांपल के लिए एक महीना लेते हैं, एक महीने के बाद हमें वो सारी ट्रांजैक्शंस बता देना और हम उनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत आसान है, एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है। तो एक तो हमने ये किया था और इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चंस 3 होमवर्क में दिए थे, वो वाले प्रश्न सबसे पहले चेक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आपको फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक स्टार्ट। मैंने कराया था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं और एक क्वेश्चन हमने किया था, तो उसकी आगे की बातचीत आज हमें करनी है। पहले होमवर्क चेक करेंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कितने है कि भाई होम पचल। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले। तो क्वेश्चन में था शो द एडजस्टमेंट एंट्री along with working notes in the books of HO at the end of April 2017 for incorporation of interbranch transaction, assuming that only HO maintains the different branch accounts in its books. तो at the end of April एंट्री करनी है, मतलब 30 अप्रैल 2017 को एंट्री होगा। एंट्री क्या होगा उसके लिए पहले अपने को ये वर्किंग करना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। ब्रांचेस के नाम देख लेते हैं। ब्रांचेस के नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सबसे पहले दिल्ली ब्रांच के लिए क्वेश्चन कहता है जी रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 1,40,000, तो डेबिट हो गया दिल्ली जिसने रिसीव किया और क्रेडिट हो गया मुंबई जिसने भेजा। कोलकाता से भी रिसीव किया दिल्ली ने, तो दिल्ली डेबिट हो गया 60,000, कोलकाता क्रेडिट हो गया 60,000। हर एक ट्रांजेक्शन मेरे साथ चेक करते हैं डेबिट क्रेडिट। अगर मैं सिंपल आंसर अंत में चेक करा दूं, जिनकी गलती होगी उनको पता नहीं चल पाएगी। उसके बाद आ रहा है सेंट गुड्स। दिल्ली ने सेंड किए तो दिल्ली क्रेडिट हो गया 1 लाख से। चेन्नई ने रिसीव किए, चेन्नई डेबिट हो गया 1 लाख से। दिल्ली ने गुड सेंड किए कोलकाता को, दिल्ली क्रेडिट हो गया 80,000 से, चेन्नई डेबिट हो गया पुत्र 80,000 से। बीआर रिसीव्ड, दिल्ली ब्रांच ने बीआर रिसीव किया 80,000 डेबिट हो गया फ्रॉम चेन्नई, मतलब चेन्नई ने भेजा तो चेन्नई क्रेडिट हो गया 80,000 से। फिर लिखा है एक्सेप्टेंसेस सेंट। दिल्ली ने एक्सेप्टेंस सेंड किया तो दिल्ली क्रेडिट हो गया टू मुंबई 1 लाख, तो दिल्ली क्रेडिट, और मुंबई को मिला तो मुंबई डेबिट 1 लाख। दिल्ली ने कोलकाता को भेजा तो दिल्ली ने भेजा दिल्ली क्रेडिट 40,000 से और कोलकाता को मिला तो कोलकाता डेबिट 40,000 से। फिर आए जी मुंबई ब्रांच। रिसीव्ड गुड्स, मुंबई ब्रांच को गुड्स मिले कहां से? कोलकाता से, तो मुंबई डेबिट हुआ 60,000, कोलकाता क्रेडिट हो गया 60,000। दिल्ली से भी मिले तो दिल्ली क्रेडिट हो गया 80,000, दिल्ली ने भेजे मुंबई को मिले, मुंबई डेबिट हो गया 80,000। फिर लिखते कैश सेंट। आपने कैश भेजा तो मुंबई क्रेडिट हो गया, दिल्ली को भेजा 60,000 तो दिल्ली डेबिट हो गया 60,000 से, और कोलकाता को भेजा 28,000 मुंबई ने, तो मुंबई ने भेजा मुंबई क्रेडिट और कोलकाता डेबिट हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है चेन्नई ब्रांच। फर्स्ट पॉइंट रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता 1,20,000, चेन्नई को मिले, चेन्नई डेबिट हो गया 120 से और कोलकाता क्रेडिट हो गया 1,20,000 से। देन चेन्नई ब्रांच कहता एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट। एक्सेप्टेंस सेंट टू कोलकाता 80, चेन्नई क्रेडिट, कोलकाता डेबिट। फिर कहते हैं कैश सेंट टू कोलकाता 40,000, तो चेन्नई क्रेडिट, कोलकाता डेबिट हो गया। उसके बाद कोलकाता ब्रांच कहता अपार्ट फ्रॉम दी अबव, कोलकाता ने गुड्स भेजे चेन्नई को तो कोलकाता क्रेडिट 1,40,000 से और चेन्नई डेबिट 1,40,000 से। पेड कैश टू चेन्नई, तो कोलकाता ने कैश दिया, कोलकाता क्रेडिट 60,000, चेन्नई को मिला, चेन्नई डेबिट 60,000। एक्सेप्टेंसेस सेंड टू चेन्नई, कोलकाता ने भेजा तो कोलकाता क्रेडिट 60,000 और चेन्नई डेबिट 60,000। इतना काम करने के पश्चात आपने सबका टोटल कर लेना। तो टोटल इस प्रकार आएंगे, चेक करेंगे। दिल्ली का डेबिट 340, दिल्ली का क्रेडिट 4 लाख, और यहां से कैरी डाउन आ गया 60,000 डेबिट साइड पर और ब्रॉड डाउन बना 60,000 क्रेडिट साइड पर दिल्ली ब्रांच। मुंबई ब्रांच का देखेंगे। मुंबई ब्रांच डेबिट 2,40,000, क्रेडिट 228, तो क्रेडिट पर कैरी डाउन आ गया 12 और ये ब्रॉड डाउन हो गया 12,000। उसके बाद तीसरी ब्रांच थी चेन्नई। चेन्नई का डेबिट 480, क्रेडिट 2 लाख, तो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 280 जो कैरी डाउन है,
ब्रॉड डाउन किया तो डेबिट साइड पर आ गया। और लास्ट ब्रांच थी कोलकाता ब्रांच, टोटल किया कोलकाता का डेबिट का 268, क्रेडिट का 5 लाख, तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आई 232, ये कैरी डाउन है, ब्रॉड डाउन कर लिए क्रेडिट में 232। तो इसके अकॉर्डिंगली दिल्ली और लास्ट वाली कौन सी कोलकाता क्रेडिट होंगे और मुंबई चेन्नई डेबिट हो रहे हैं। तो एंट्री बन गई मुंबई ब्रांच डेबिट 12,000, चेन्नई ब्रांच डेबिट 280, टू दिल्ली ब्रांच 60,000 और टू कोलकाता ब्रांच 2,32,000। इस प्रकार से आपका जर्नल एंट्री बनेगा। चेक कर लें, कंप्लीट कर लें। चलिए जी, ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 22 पर आ गए। ये भी अच्छा क्वेश्चन। कहते जी, हेड ऑफिस पासेस एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस इन जनवरी 12 मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो जनवरी 2012 के एंड में एंट्री करनी है, तो एंट्री का डेट तो क्लियर है 31 जनवरी को, एट द एंड ऑफ जनवरी 2012। बॉम्बे ब्रांच है, ब्रांचेस के नाम देख लें। बॉम्बे है, मद्रास है, कैलकाटा है और बीच में एक दिखेगी पटना, तो उसको अंत में लिख लिया जी। 4 ब्रांचेस। क्वेश्चन कहता सबसे पहले बॉम्बे ब्रांच के लिए, रिसीव्ड गुड्स 6,000 फ्रॉम कोलकाता, तो बॉम्बे डेबिट 6,000, कोलकाता कैलकाटा क्रेडिट 6,000। बॉम्बे रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम पटना, तो बॉम्बे डेबिट 4,000, पटना क्रेडिट 4,000। बॉम्बे सेंट गुड्स, बॉम्बे क्रेडिट होगा 10,000 से, पटना को भेजो तो पटना डेबिट हो गया 10,000 से। 8,000 के कैलकाटा को भेजो तो बॉम्बे फिर से क्रेडिट हो गया 8,000, कैलकाटा डेबिट हो गया 8,000। बॉम्बे रिसीव्ड बीआर फ्रॉम पटना, तो बॉम्बे डेबिट हो रहा है 6,000 रुपए से और पटना क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपए से। फिर कहते हैं सेंट एक्सेप्टेंस 4,000 टू कैलकाता, तो बॉम्बे क्रेडिट हो गया 4,000 से, कैलकाता डेबिट हो गया। और 2,000 का पटना को भेजा, तो बॉम्बे तो क्रेडिट हुआ लेकिन पटना को मिला तो पटना डेबिट हुआ। उसके पश्चात मद्रास ब्रांच रिसीव्ड गुड्स, मद्रास को मिले तो मद्रास डेबिट होगा, मद्रास डेबिट होगा। 10,000 रुपए के मिले कलकत्ता से, तो मद्रास डेबिट और कैलकाटा क्रेडिट 10,000 से। मद्रास को 4,000 रुपए के मिले फ्रॉम बॉम्बे, तो मद्रास डेबिट हो गया 4,000 और बॉम्बे क्रेडिट हो गया 4,000। उसके बाद कैश सेंट 2,000 टू कैलकाटा, 6,000 टू बॉम्बे। मद्रास ब्रांच ने कैलकाटा को भेजा 2,000, तो मद्रास क्रेडिट 2,000, कैलकाटा डेबिट 2,000 और 6,000 का कैश भेजा बॉम्बे को, तो मद्रास क्रेडिट और बॉम्बे डेबिट 6,000। उसके बाद कहते हैं कैलकाटा ब्रांच अपार्ट फ्रॉम दी अबव, कैलकाटा ने गुड्स सेंड किए पटना को 6,000, तो कैलकाटा क्रेडिट पटना डेबिट। फिर कहते हैं कैलकाटा ने बीपी पे किया टू पटना, तो कैलकाटा ने पे किया, कैलकाटा क्रेडिट, पटना को मिला पटना डेबिट। सिमिलरली कैलकाटा पेड 4,000 कैश टू पटना, तो कैलकाटा ने पे किया, गया क्रेडिट 4,000 से और पटना को मिला तो पटना डेबिट 4,000 से। इतना काम करने के पश्चात आपने कॉलम वाइज टोटल कर लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी ब्रांच थी जी, बॉम्बे, बॉम्बे ब्रांच 22,000 डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल 28,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,000 ऑन दी डेबिट साइड और ब्रॉड डाउन हो गया 6,000 क्रेडिट।
उसके बाद टोटल किया आपने नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम है मद्रास, डेबिट का टोटल 14, क्रेडिट का टोटल 8, तो क्रेडिट पर बैलेंसिंग फिगर आई 6000 और ब्रॉड डाउन हो गया डेबिट में 6000। उसके बाद केलकटा ब्रांच का टोटल डेबिट 14000, क्रेडिट 30000, तो डेबिट पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 16000 और ये ब्रॉड डाउन हो गया 16000 हो गए। अंत में डेबिट पटना का 26000 और क्रेडिट 10000, तो क्रेडिट पर बैलेंसिंग फिगर आई 16000 और डेबिट ब्रॉड डाउन हो गया 16000। तो यहां से देख सकते हैं मद्रास और पटना का डेबिट है, बॉम्बे और चेन्नई का क्रेडिट है, बॉम्बे और कैलकाटा का सॉरी। तो एंट्री बन गया मद्रास ब्रांच अकाउंट डेबिट 6000, पटना ब्रांच डेबिट 16000, टू बॉम्बे ब्रांच 6000 और टू कैलकाटा ब्रांच 16000 रुपए। ये आपकी जर्नल एंट्री बेटा बन जाएगी। लो जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 आरटीपी का प्रश्न था, होमवर्क में दिया गया। इट से शो द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 14, एट द एंड ऑफ अप्रैल 14 मतलब एंट्री होगी 30 अप्रैल 2014 को। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग दैट ओनली एचओ मेंटेन्स डिफरेंट ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स। आ जाइए, नाम ब्रांचेस के क्या क्या हैं? एपी ब्रांच, एमपी ब्रांच, डब्ल्यूबी मतलब वेस्ट बंगाल और यूपी उत्तर प्रदेश। क्या बात है। लीजिए सबसे पहले कहता एपी ब्रांच के लिए रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम एमपी 30 एंड 25 फ्रॉम यूपी। तो एपी को 30,000 के मिले, डेबिट हो गया एपी, सॉरी कहां से मिले जी? एमपी से, तो एमपी क्रेडिट हो गया 30,000 से। एपी को 25,000 के मिले यूपी से, तो एपी डेबिट 25,000 और यूपी क्रेडिट 25,000। सेंट गुड्स टू वेस्ट बंगाल, एपी ने गुड्स सेंड किए वेस्ट बंगाल को 20,000 के, एपी क्रेडिट हो गया, वेस्ट बंगाल डेबिट हो गया 20,000। और यूपी को भेजे 30,000 के, तो एपी क्रेडिट 30,000, यूपी डेबिट 30,000। फिर कहते बी आर रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एपी को मिला तो एपी डेबिट 10,000 और वेस्ट बंगाल क्रेडिट 10,000। एक्सेप्टेंसेस सेंट, एपी ने सेंड किया तो एपी क्रेडिट 10,000 की एक्सेप्टेंसेस एमपी को, तो एपी क्रेडिट 10,000, एमपी डेबिट 10,000। और यूपी को भेजा 20,000 का एपी ने, तो एपी क्रेडिट 20,000, यूपी डेबिट 20,000। ये जो ए हेडिंग था एपी ब्रांच वो खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं एमपी ब्रांच के लिए। लिखता है एमपी ने रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम यूपी 20,000, तो एमपी को रिसीव हो रहा है तो एमपी डेबिट 20,000, यूपी से मिला तो यूपी क्रेडिट 20,000। साथ में एमपी ने 10,000 का एपी से भी लिया तो एमपी डेबिट 10,000 और एपी क्रेडिट 10,000। फिर कहते एमपी ने कैश सेंड किया तो एमपी क्रेडिट होगा, एपी को किया 20,000 का, एमपी क्रेडिट और एपी डेबिट। और यूपी को भेजा 10 का, तो एमपी क्रेडिट 10 से और यूपी डेबिट 10,000 से। सिंपल सी बात है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल रखना है। जिसको मिलता है वो डेबिट, जो देता है वो क्रेडिट, ये रूल रखना है। फिर आ गया वेस्ट बंगाल ब्रांच, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम यूपी, वेस्ट बंगाल को मिले तो वेस्ट बंगाल डेबिट हो गया 40,000, यूपी से मिले यूपी क्रेडिट हो गया 40,000। एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट टू यूपी, डब्ल्यूबी ने सेंड किया तो क्रेडिट होगा, 10,000 की एक्सेप्टेंस दिया क्रेडिट, और किसको दिया? यूपी को, तो यूपी डेबिट। कैश भी दिया 15 का डब्ल्यूबी ने, तो डब्ल्यूबी क्रेडिट 15 से, और यूपी को दिया तो यूपी रिसीवर है, यूपी डेबिट हो गया 15 से। अंतिम आ रहा है डी हेडिंग यूपी ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव। यूपी ने कैश पे किया वेस्ट बंगाल को 20,000, यूपी क्रेडिट हो गया 20,000 से, वेस्ट बंगाल डेबिट हो गया 20,000 से। यूपी ने एमपी को भी पे किया तो यूपी क्रेडिट 10,000 से और एमपी डेबिट 10,000 से। ये सारी चीजें खत्म हुई। कॉलम वाइज टोटल कर लेते। सबसे पहले एपी डेबिट का टोटल 85, क्रेडिट का टोटल 90, तो बैलेंसिंग फिगर अक्कर्स ऑन द डेबिट साइड 5,000।
तो ब्रॉड डाउन आ गया क्रेडिट में 5,000। फिर आ रही है बात एमपी की। एमपी का टोटल ऑफ डेबिट 50,000, क्रेडिट का टोटल 60,000, बैलेंसिंग फिगर अगेन ऑन द डेबिट साइड, और ब्रॉड डाउन हो गया क्रेडिट में 10,000। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल ब्रांच, डेबिट 80, क्रेडिट 35, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पर आई 45 और ये डेबिट में आ गया ब्रॉड डाउन होकर 45,000। अंत में है यूपी, डेबिट है पुत्र 85, क्रेडिट है 1,15,000, तो बैलेंसिंग फिगर अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, और ये बैलेंसिंग फिगर क्योंकि डेबिट पर थी तो कैरिड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन 30 था डेबिट में, तो ब्रॉड डाउन आ गया 30,000 ऑन द क्रेडिट साइड। यहां से देखो तो डेबिट सिर्फ एक ब्रांच हो रही है तीसरी, जिसका नाम था वेस्ट बंगाल, और बाकी एपी एमपी यूपी सब क्रेडिट है। ये लीजिए, तो वेस्ट बंगाल ब्रांच डेबिट हुआ 45,000 से और एपी क्रेडिट 5,000 से, एमपी क्रेडिट 10,000 से और यूपी क्रेडिट 30 से, और आपकी जर्नल एंट्री टैली होगी। चलिए जी, यहां तक चेक कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। क्लास पजल में क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे प्लीज एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। आज के लेक्चर में मेनली जो क्वेश्चंस होंगे बहुत डिफरेंट टाइप, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। हालांकि एग्जाम में ये किसी एक जमाने में आते थे, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने पूछना बंद कर दिया इन क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता, मॉड्यूल में प्रेजेंट है अभी भी इनमें से कुछ प्रश्न, लेकिन एग्जाम में यूजुअली आते नहीं है। हमने, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको फाइनल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन सिखाए थे, तो कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे यहाँ पर 3-4 जो याद है। सबसे पहले बताया था कि जब भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, इंटर यूनिट अकाउंट की रीको करनी है। एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट आपको बनाना है, टैली करके दिखाना है। ट्रेडिंग पेंडल ने बताया था कि गुड सेंट गुड रिसीव जो होगा उसे टोटल वाले कॉलम में मत दिखाना, सिर्फ अपने अपने इंडिविजुअल कॉलम में दिखाना। साथ में एबनॉर्मल लॉस का एक पॉइंट बताया था कि ब्रांच में एट इनवॉइस प्राइस आएगा, लेकिन टोटल कॉलम में एट कॉस्ट पर जाना चाहिए। और एक और पॉइंट आपको बताया था स्टॉक रिजर्व का, कि ब्रांच को जो स्टॉक भेजा गया है, ब्रांच को जो सामान भेजा गया है किसके द्वारा, एचओ के द्वारा, अगर उसमें आपने इनवॉइस पर भेजा, मतलब प्रॉफिट ऐड करके भेजा, और उसमें से कुछ पोर्शन स्टॉक में पड़ा है ब्रांच के, तो उसका प्रॉफिट, उसमें से जो एचओ का प्रॉफिट है उसे रिवर्स करना है हमने स्टॉक रिजर्व के नाम से। ये कुछ पॉइंट्स मैंने सिखाए थे। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन 31 पर आ जाते हैं सीधा, एंड लेट्स रीड इट। कहता जी, केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर्स ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से सिर्फ होलसेल कस्टमर को बेचता है। इन एडिशन, उसके अलावा, एचओ ट्रांसफर गुड्स टू अ न्यूली ओपन्ड ब्रांच एट अ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। ब्रांच को देता है एचओ गुड्स कैसे, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15% पर। एंड द ब्रांच देन सेल्स दीज गुड्स टू द जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। सो यहां तक पढ़कर जो चीज समझ में आई, हेडिंग लिख लें एक बार, आंसर नंबर 31। आंसर नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है
ये एचओ है, ये ब्रांच है। बढ़िया नहीं हुआ काम, रुको, ठहरो। यो एचओ है, यो ब्रांच है और यो कस्टमर है। ये कस्टमर की बजाय हम यहाँ लिखे, क्वेश्चन ने बोला ब्रांच विल देन सेल टू जनरल पब्लिक, ब्रांच विल देन सेल टू जनरल पब्लिक। और फर्स्ट लाइन में लिखा था एचओ सिर्फ किसको बेचता है, होलसेल कस्टमर्स को, होलसेल कस्टमर्स। ये देखिए हो क्या रहा है, एचओ मेन तो क्या कर रहा है, सेल करता है टू होलसेल कस्टमर। एचओ ब्रांच को भी भेजते हैं और ब्रांच आगे जनरल पब्लिक को सेल करती है। तो ये कुछ इस तरह से है। अगर एचओ का कॉस्ट है 100, अगर एचओ का कॉस्ट है 100, तो क्वेश्चन कहता है जब ये ब्रांचेस को भेजते हैं ना, 15% ऐड करके भेजते हैं। मतलब ब्रांच को जो प्राइस मिला, ब्रांच को जो प्राइस मिला, ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या हो गया, 115 रुपए। 100 वाली चीज एचओ 15% ऐड करके भेजते हैं तो 115 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर्स इज डिजाइंड टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। ध्यान दें किसका बता रहे, होलसेल कस्टमर वाला। होलसेल कस्टमर कौन बेचते हैं, सिर्फ एचओ। तो कहते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट कितना आता है, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है दैट इज 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। उसके बाद द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइंड टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। फिर से ये वाली चीज कहता है जब ब्रांच बेचेगा जनरल पब्लिक को तो इस पे भी जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। और उसने ब्रैकेट में लिखकर भी बताया ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। मतलब ब्रांच का अपना 30% प्रॉफिट है। ये मत सोचना कि 100 की कॉस्ट है तो 130 है ना, 100 वाली चीज 115 में मिली ब्रांच को, तो ब्रांच की कॉस्ट क्या हो गई, 115 कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। और जो सेल किया ब्रांच ने उसमें से 30% का आपका मार्जिन रहेगा, उसमें से 30% आपका मार्जिन रहेगा। तो ब्रांच का भी जीपी क्या है, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। आगे क्वेश्चन कहता केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस एंड लीजेस ऑल अदर टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट। रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दोज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इसका अलग से कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 12। क्या क्या बनाने का, एक कहते पी एंड एल अकाउंट बनाना, किसके लिए, एचओ के लिए, ब्रांच के लिए और एंटायर बिजनेस के लिए। लिखा पी एंड एल, ऑब्वियसली ट्रेडिंग एंड पी एंड एल पूरा बनेगा, 3 कॉलम, एचओ, ब्रांच और टोटल एंटायर बिजनेस। साथ में एक बैलेंस शीट बनाना ऑन 31 दिसंबर 12, लेकिन ओनली फॉर द एंटायर बिजनेस। समझ रहे हैं, पी एंड एल 3 कॉलम है लेकिन बैलेंस शीट का सिर्फ टोटलिटी पूछा, टोटलिटी। और याद हो मैंने आपको बताया था उस दिन जब इंटर यूनिट अकाउंट्स होते हैं, टोटल वाली बैलेंस शीट में इंटर यूनिट अकाउंट्स नहीं आते। अगर आप इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाते हैं एचओ की, ब्रांच की, उसमें आपको इंटर यूनिट अकाउंट्स लिखने होते। क्वेश्चन में आगे बहुत सारी डिटेल्स आपको दी हैं, ये हम जब स्टार्ट करेंगे तभी पढ़ेंगे। उसके अलावा इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करेंगे हम इंटर यूनिट अकाउंट्स को टैली जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर एक बार पढ़ना चाहें, चलो फटाफट से, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री, ये ट्रायल बैलेंस में खर्चे दिए आपको, ट्रेडिंग पी एंड एल में डालने हैं। ओपनिंग स्टॉक बता दिया, डेटर कैश बैलेंस शीट के आइटम होगी, एडमिन सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिन ओवरहेड, ये सारे पी एंड एल में आ गया। और ये आया जी स्पेशल इंटर यूनिट अकाउंट्स, एचओ और ब्रांच। एचओ की बुक्स में ये है ब्रांच का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कि एचओ कह रहा है ब्रांच से मुझे पैसा लेना है, ब्रांच की बुक्स में ये एचओ का अकाउंट है। क्रेडिट साइड पर ब्रांच क्रेडिटर मानते कि मुझे पैसा देना है। अब दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ये हमें सबसे पहले मैच करना होगा। आगे एक बार देख लेते क्या क्या आइटम है, कैपिटल है, सन्ड्री, क्रेडिट, लायबिलिटी साइड के आइटम हो गई, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना स्टॉक रिजर्व वो बता दिया, सेल्स बता दिया दोनों का, एचओ और ब्रांच का। और ये देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ ने कितने के गुड्स भेजे, 46 के, लेकिन ब्रांच कह रही है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 44,500। तो इनका कंपैरिजन करने पर क्या समझ आता है, 1500 रुपए का देयर इज गुड्स इन ट्रांजिट। एचओ ने भेजा 46,000 का, लेकिन ब्रांच कह रही है मेरे को 44,500 ही मिला, तो बाकी 1500 कहां गया, एचओ भेज चुका है लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट।
आगे देखते हैं। ऑन 28 दिसंबर 12 ब्रांच रेमिटेड 1500 रुपए टू एचओ, दिस हैज नॉट येट बिन रिकॉर्डेड इन द एचओ बुक्स। ये क्या हो गया जी, ब्रांच रेमिटेड 1500, तो दिस इज कैश इन ट्रांजिट। ऑल्सो ऑन द सेम डेट एचओ डिस्पैच्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1500 एंड दीज टू हैव नॉट येट बिन एंटर्ड इनटू द ब्रांच बुक्स। तो ये क्या हो गया, 1500 का गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर हम ऊपर से ना भी देखते तो भी नीचे पढ़कर समझ आ गया कि 1500 का जीआईटी है, गुड्स इन ट्रांजिट। और कहते इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम्स इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। अरे भाई मैंने तो यही सिखाया आपको, यही तो सीखा है कि रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री करना। कैश इन ट्रांजिट का एंट्री किसकी बुक्स में होगा, एचओ की, एचओ रिसीवर है कैश का। और गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री किसकी बुक्स में होगा, ब्रांच की, क्योंकि ब्रांच इज द रिसीवर। फिर ये कुछ बता रहे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ, क्लोजिंग स्टॉक इतना है। यू आर एडवाइज दैट देयर आर नो स्टॉक लॉसेज इनकर्ड एट एचओ और ब्रांच, ठीक है, कोई लॉस वगैरह नहीं है, नॉर्मल लॉस। इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू एफजी स्टॉक एट एचओ एट फैक्ट्री कॉस्ट एंड देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो ठीक है ना, हम तो मानते भी नहीं। एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया एंड में, ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 156 अंडर अ बाइलेटरल एग्रीमेंट। तो ब्रांच में एक एक खर्चा आ जाएगा जब पी&एल बनाएंगे 156 रुपए का, ठीक है। सबसे पहले हम रिकंसिलिएशन करेंगे इंटर यूनिट अकाउंट्स की। आ जाइए, ये हम आ गए, ये हमने प्रॉफिट से संबंधित बातें कर ली। सबसे पहले रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर यूनिट अकाउंट्स, उसके बाद ट्रेडिंग पी&एल पर जाएंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर यूनिट अकाउंट्स जी, बुक्स ऑफ एचओ और बुक्स ऑफ ब्रांच। एचओ की बुक्स, ब्रांच की बुक्स। एचओ किस चीज की एंट्री करेगा, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करेगा एचओ। एचओ कहेगा फॉर कैश इन ट्रांजिट और ब्रांच करेगी फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। एचओ की एंट्री करेगा, कैश मिलने वाला है, एचओ कहेगा जय माता दी, एचओ कहेगा बेटा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कितने रुपए का कैश इन ट्रांजिट है, 1500 रुपए का। और ब्रांच क्या कहेगी, ब्रांच को गुड्स मिलने वाले हैं तो ब्रांच कहेगा गुड्स इन ट्रांजिट, ब्रांच कहेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट टू एचओ अकाउंट 1500 रुपए। जर्नल एंट्री करके दिखा दी। उसके बाद एचओ की बुक्स में किसका अकाउंट आने वाला है, ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच की बुक्स में किसका अकाउंट आने वाला है, एचओ का अकाउंट। एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्या बैलेंस था, 5000 रुपए डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपए। और ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपए। एचओ की बुक्स में एंट्री किया कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट में आ गया बाय कैश इन ट्रांजिट 1500 रुपए। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 3500, टोटल 5000। सिमिलरली एचओ की बुक्स में लिखकर आए हैं बाय ब्रॉट डाउन और एंट्री किया ब्रांच ने गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो एचओ में आ जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट 1500। और ये आ गया जी टू बैलेंस कैरिड डाउन 3500।
तो ये इन दोनों का बैलेंस बिल्कुल मैच हो गया और हम करेक्ट दिखाने के लिए इसको ब्रॉड डाउन करके भी दिखा देंगे। इसका हो गया जी 2 ब्रॉड डाउन 3500 और ये हो गया बाय ब्रॉड डाउन 3500। तो जो नॉर्मल एक प्रोसीजर से रहता है बिल्कुल वैसा ही हो गया कि एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस डेबिट है, ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन अमाउंट हमने सेम कर दिया। तो जब भी फाइनल अकाउंट्स करने हैं ये काम तो करना ही है। लिख लीजिए फटाफट। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। यहां तक का काम हो गया। कुछ नयापन था इसमें जो कि पहले हमने नहीं किया कभी, ठीक है ना। ट्रेडिंग पी तो काफी बार बनाया, लेकिन ये चीज स्पेशल है तो आई एम गिविंग द टाइम साथ साथ कि आप लिखते भी रहो और एडजस्टमेंट भी होती रहे साथ साथ अपनी इन नई नई चीजों से। चलिए अब क्वेश्चन के मेन भाग पर चलते हैं। जो क्वेश्चन ने हमसे कह के पूछा है पी एंड एल अकाउंट बना दो, तो आप हेडिंग लिखिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for year ended 31st December 2012. So I've got various columns like particulars, HO का एक कॉलम, एक ब्रांच का बेटा और एक टोटल। Similarly on the other side there shall be particulars, HO, branch ते total, HO ब्रांच ते टोटल। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर जिस हिसाब से आइटम दिए स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले लिखा है रॉ मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सारे खर्चे डायरेक्ट
हैं और ये ट्रेडिंग के हैं। रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के बारे में बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि फैक्ट्री का खर्चा हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। आइडियली होता क्या है कि फैक्ट्री से संबंधित खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इतना पॉपुलर नहीं है तो उसको ट्रेडिंग में डाल देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से भी पहले बनता है। ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रेड का मतलब क्या है? सेल परचेज। पहले मैन्युफैक्चर करोगे उसके बाद ही तो ट्रेडिंग होगा। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग फिर ट्रेडिंग फिर P&L, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की इतनी तो तवज्जो नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग में डाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन में एक ओपनिंग स्टॉक था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को एक बार लिख देते हैं। आइए पुत्र, लेट्स राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। एचओ में बता रहे हैं 1800 रुपए, ब्रांच में नहीं है। और फिनिश्ड गुड्स एचओ में लिखते हैं 13,000, ब्रांच में लिखते हैं क्वेश्चन 9200। तो टोटल कॉलम में रॉ मटेरियल के सामने आ गया 1800 बेटा, और फिनिश गुड्स के सामने 13 13 2 22,200 रुपए, 22,200, 22,200 ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद बारी आई रॉ मटेरियल परचेज की। आइए लिख दें टू रॉ मटेरियल्स परचेज्ड। सिर्फ एचओ में दिए, ऑब्वियस सी बात है यार, रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? एचओ। एचओ खरीदते और क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था केपी मैन्युफैक्चर्स, तो आप मैन्युफैक्चर करके फिर उसके बाद ब्रांच को भेजते होंगे। तो ये खर्चा ब्रांच में नहीं दिया। टोटल कॉलम में सेम टू सेम आ गया 35,000। टोटल कॉलम में सेम टू सेम आ गया 35,000। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। तो टू डायरेक्ट वेजेस ओनली इन एचओ 1,08,500। टोटल कॉलम में भी लिख दिया 1,08,500। फिर क्वेश्चन कहता जी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये लो जी फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,000 एचओ में, और टोटल में भी 39,000 हो गया। स्टॉक हम ऑलरेडी लिख चुके, डेटर्स कैश यहाँ पे नहीं आता। एडमिन सेल्समैन सैलरी और अदर एडमिन सेलिंग ओवरहेड P&L में जाएंगे। 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। इंटर यूनिट अकाउंट्स हमने कर लिए। कैपिटल सिंडिकेटर आना नहीं। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक P&L में जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है। सेल्स दिया है, सेल्स लिख देते हैं जी। क्रेडिट साइड पर इन द ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स। एचओ के लिए बताया बेटा 2 लाख, ब्रांच के लिए 65,200 रुपए, और टोटल में आ गया 265,200। उसके अलावा गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव बताया। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, ब्रांच में तो गुड्स रिसीव्ड लिख दें। 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ऐसे लिख देते हैं। आइए, कितने के गुड्स भेजे आपको? 46,000 के। टोटल कॉलम में नहीं आएगा। 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 46,000, और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। एचओ क्रेडिट साइड पे लिखता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट एक तरह से। ये ऐसे कह लो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ब्रांच के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स आए तो डेबिट किया, और एचओ से गए तो एचओ क्रेडिट कर रहे हैं। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000, टोटल कॉलम में नहीं आता। आपने एचओ ने 46,000 के भेजे थे, लेकिन ब्रांच को मिले 44,500 के। लेकिन हमने सीखा था कि आप डेबिट साइड पर पूरा रिसीव कर लो और क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करके दिखा दो। मतलब एक ऑप्शन तो है कि डेबिट में भी 44,500 दिखाओ, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी उसका इंपैक्ट मत लो। लेकिन बेटर अप्रोच क्या है कि आप उसकी एंट्री कर लो अब, नहीं तो थोड़ी देर में आने ही वाले हैं गुड्स। तो हमने एज्यूम किया कि गुड्स आ गए हैं, 46,000 डेबिट कर दिया। और गुड्स इन ट्रांजिट को अलग से यहां पर लिख लेते हैं। बाय गुड्स इन ट्रांजिट मतलब डेबिट में भी लिख दिया और क्रेडिट में भी लिख दिया 1500। तो इंपैक्ट क्या हुआ?
46,000 डेबिट किया, 1500 क्रेडिट किया, तो नेट इंपैक्ट क्या आ गया इसका? 44,500 डेबिट। यही तो मैंने कहा कि यहां पर डेबिट में क्वेश्चन के हिसाब से 44,500 आना चाहिए था, तो हमने 1500 यहां भी ऐड कर लिया और 1500 क्रेडिट साइड पर भी दिखा दिया, तो इनफैक्ट नलीफाई हो गया। लेकिन दिखाना इसी तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी, हमने लिख ली। और एक पॉइंट नंबर 2 था नीचे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ बताया, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक है वैसे ही यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी बनेगा, इतना तो हम जानते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक दो चीजों का, वन इज रॉ मटेरियल्स और दूसरा क्या है? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का नहीं बताया, रॉ मटेरियल का बताया। कितना? सेकंड पॉइंट वापस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ 2300 रुपए। और रॉ मटेरियल का स्टॉक सिर्फ एचओ के पास होगा, ब्रांच के पास मटेरियल थोड़ी होगा। एचओ फिनिश्ड गुड्स भेजता है, तो ये 2300 तो अपने पास है, लेकिन एफजी का क्लोजिंग स्टॉक एचओ और ब्रांच में कितना है, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट के रूल बताए गए थे, तो हम जीपी निकाल लेते हैं वर्किंग नोट बनाकर, और उसके बाद यहां जीपी प्लॉट करेंगे एंड वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर एज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल आते हैं। वर्किंग नोट्स हम कर रहे हैं, वर्किंग नोट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले एचओ की बात कर रहे हैं। एचओ का प्रॉफिट किन चीजों में है? दो चीजों में। हमने यहां सीखा था एचओ जब होलसेल कस्टमर को बेचता है, सिर्फ होलसेल कस्टमर को ही बेचता है, मतलब जो सेल वर्ल्ड है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर दी होलसेल कस्टमर। उस पर कितना प्रॉफिट है जानी? 30% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल का सीधा 30% करना, प्रॉफिट आएगा। और एचओ जब ब्रांच को भेजता है उसके अंदर भी प्रॉफिट है, 15% ऐड करके भेजता है, यानी कि जो गुड्स सेंट की वैल्यू है उसके अंदर 15/115 का प्रॉफिट है। तो एचओ का प्रॉफिट दो चीजों में है। एचओ का प्रॉफिट दो चीजों में है। एक तो जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है, कितने के भेजे इन्होंने? 46,000 के, उसके अंदर 15/115 का प्रॉफिट। और एचओ ने जो सेल्स किया, सेल्स का वैल्यू कितना है एचओ का? 2 लाख। एचओ का सेल्स वैल्यू इज 2 लाख। इस 2 लाख के ऊपर 30% का प्रॉफिट। और जब है बारी ब्रांच की, ब्रांच तो सिर्फ सेल ही करती है। ब्रांच की सेल्स वैल्यू है 65,200 रुपए, और क्वेश्चन ने कहा था आप इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाते हो। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 46,000 इंटू 15/115, ये आ गया जी 6,000 रुपए। और ये आ गया 2 लाख का 30%, 60,000। तो ये टोटल तो हो गया 66,000 ਤੇ 65,200 ਦਾ 30%, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 19,560 रुपए, 19,560। ये जीपीज आ गए, लिख लीजिए इन्हें।
चलिए फिगर्स को लेकर चलते हैं। जीपी की फिगर्स को यहां पर फिल करते हैं। 66,000 एंड 19,560। टोटल कॉलम में लिख देते हैं 8,5,560 और अब बैलेंसिंग करते हैं टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड विच शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक। सो टोटल डेबिट साइड का करते हैं एचओ का 1800, 13,000, 35,000, 1,08,500, 39,000, 66,000। माइनस करते हैं 2,46,000 एंड 2,300। ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी एफजी की 15,000 रुपये फॉर दी एचओ। ब्रांच के लिए सिमिलर काम कर लेते हैं। 9,200, 46,000 एंड 19,560। टोटल आ रहा है 74,760। माइनस किया जाए इसमें से 65,200 और 1,500, 8,060। इसका टोटल था 74,760। टोटल कॉलम भी कर लेते हैं। 292,060। रुकिए कुछ तो 292,060 माइनस 265,200 माइनस 1,500 माइनस 2,300। ये लीजिए मैं लिख दूं टोटल 292,060। अगर कोई बच्चा सिंपल एचओ के टोटल और ब्रांच का टोटल मिलाकर टोटल करेगा तो गलत आएगा। रीजन क्या है? ये वाली चीज 46,000 टोटल कॉलम में नहीं जाता। तो अगर आप सोचेंगे कि यार हम ऐसा करते हैं इन दोनों का टोटल करके लिख देते हैं इज इक्वल टू, गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल टोटल्स के अंदर 46,000 भी ऐड है, उसको ऐड नहीं करना। ठीक है ना? तो क्रेडिट साइड पर ये भी आ गया आपका सेम 23,060। तो दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बैलेंसिंग फिगर आया 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक एचओ में, 8,060 का ब्रांच में और 23,060 का टोटल। ध्यान रखें ये 1,500 भी है, मतलब 1,500 प्लस 8,060। हमने 1,500 को पहले ही गुड्स इन ट्रांजिट करके अलग कर दिया। अगर आप उसको अलग से ना लिखते तो यहां पर 9,560 आ जाता। एक ही बात है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है ब्रांच के पास? 9,560 का। 1,500 का गुड्स इन ट्रांजिट और जो पड़ा है वो 8,060 का है। बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग अकाउंट डन हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस जीपी को यहां ब्रॉट डाउन कर लेते हैं जी इन द पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बेटा 66,000, 19,560 और 8,560। पी एंड एल से संबंधित खर्चे क्वेश्चन में बताए हुए थे। टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज 13,900 एंड 4,000। टोटल 17,900 हो गया बेटा। 13,900 प्लस 4,000, 17,900। टू सेल्समैन सैलरीज, टू salesman salaries, it is also given 22,500 and 6,200, 22,500 and 6,200, 28,700। उसके बाद अदर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स 12,500, 2,300, 14,800। क्वेश्चन ने एक लास्ट पॉइंट नंबर 4 में बताया था ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ ₹156। टू बोनस सिर्फ ब्रांच में आएगा और टोटल कॉलम में 156। ये लीजिए ये भी डन हो गया।
और क्या रहता है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ठहरिए, याद रखिए वो मैंने कुछ पॉइंट्स जो बताए थे इस कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है अपना 9 नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में फाइनल अकाउंट्स में, कि भैया अनरियलाइज प्रॉफिट का प्रोविजन यानी कि स्टॉक रिजर्व जरूर आएगा। जो ओपनिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व आएगा क्रेडिट साइड पर बाय स्टॉक रिजर्व। लोडिंग इन, ये ऐसे लिख दीजिए सिंपल, बाय स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन में आपको प्रदान किया गया कितने रुपए का, 1200 रुपए का, 1200 रुपए। और याद रहे एचओ कॉलम में लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट किसका अफेक्टेड है इसकी वजह से, एचओ का। अगर मान लीजिए एचओ ने ब्रांच को सामान भेजा प्रॉफिट ऐड करके और ब्रांच के पास कुछ वो सामान पड़ा है, तो उसके अंदर प्रॉफिट किसका है, एचओ का, तो हम एचओ का प्रॉफिट में रिवर्सल करेंगे। तो स्टॉक रिजर्व आ गया 1200, ब्रांच कॉलम में कुछ नहीं, टोटल कॉलम में 1200 आ गया। ये तो ओपनिंग स्टॉक की बात हुई। मेन बात अब है टू स्टॉक रिजर्व इन द क्लोजिंग स्टॉक। बेटर है मैं इसके लिए वर्किंग नोट 2 बना देता हूं। एक वर्किंग नोट जीपी के लिए बनाया था ना, एक वर्किंग नोट बनाया था जीपी के लिए, इसमें डब्ल्यू एन लिखा था, सिर्फ यहां लिख देंगे WN1। जीपी के ब्रैकेट में WN1 लिख दिया और स्टॉक रिजर्व के ब्रैकेट में WN2। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है कि यार ब्रांच के पास कितना स्टॉक है जिसके अंदर एचओ का प्रॉफिट ऐड है। ब्रांच में गए और यहां देखा ब्रांच के पास स्टॉक कितना पड़ा है, 8060 एंड 1500, टोटल 9560 का सामान है जिसके अंदर एचओ का प्रॉफिट है। और एचओ जब ब्रांच को भेजते तो क्या प्रॉफिट कमाता है, 15% का। तो जो चीज भेजी हुई है उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, 15/115, 15/115 का। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया बेटा, फॉर दी स्टॉक रिजर्व। कितना स्टॉक रिजर्व है, हम कहेंगे 8060 का तो स्टॉक में पड़ा है, 1500 का गुड्स इन ट्रांजिट है, और इसके अंदर 15/115, 1247 अप्रोक्सीमेटली, 1246.95 आ रहा है, तो 1247 हमने कर दिया। तो 1247 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो है बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, किसी प्रकार से परेशानी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए 1247 लेकर हम अपने साथ चलते हैं, यहां एचओ कॉलम में डाल दिया और टोटल कॉलम में डाल दिया, और यहां बैलेंसिंग फिगर आने के लिए छठ पटाती हुई बैलेंसिंग करने के लिए तैयारी की जाए। ठीक है जी, टोटल करते हैं, 66 प्लस 1200, 67,200, 19,560, 86,760, 67,200 में से माइनस करते हैं 13,900, 22,500, 12,500 ते 1247, ये आ रहा है पुत्र 17,053, और ये टोटल 67,200। ब्रांच की बात करें 19,560 में से 4,000, 6,200, 2,300 एंड 156, ये आ रहा है 6,904, 6,904, और ये टोटल है 86,760 माइनस 17,900, 28,700, 14,800, 156 और 1,247, ये आ रहा है जी 23,957। और अगर आप इसका इंडिविजुअल टोटल भी करेंगे 17053 प्लस 6,904, तब भी इतना ही टोटल आएगा जी। कंप्लीट करें।
चलिए जी, P&L ट्रेडिंग खत्म हुआ, बैलेंस शीट की तैयारी की जाए। बैलेंस शीट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, बैलेंस शीट एज एट 30 फॉर द एंटायर बिजनेस। ये लीजिए, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012 ब्रैकेट में फॉर द एंटायर बिजनेस। ओके, कॉलम्स बना लेते हैं। मतलब यहां पर अब 3 कॉलम नहीं मिलेंगे, एचओ, ब्रांच, टोटल ना, सिर्फ बैलेंस शीट में जो नॉर्मल कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, दैट्स इट। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, कैपिटल 50,000, या ऐसा करें स्टार्टिंग से देखते चलते हैं। ट्रायल बैलेंस खोल दिया हमने, और सबसे पहले तो खर्चे बता दिए, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आ गया स्टॉक, रॉ मटेरियल एफजी ओपनिंग है, फिर आ गया डेटर्स। लीजिए, डेटर्स कितने रुपए के दिए, 37,000 सिर्फ एचओ में दिए, ब्रांच में कुछ नहीं। फिर आ रहा है कैश, इसमें एचओ का भी है जी 22,000, ब्रांच का है 1,000, एंड एक कैश इन ट्रांजिट भी है जी, कितने रुपए था, 1,500 रुपए था। 22, 23, 24, 24,500 का आ गया कैश टोटल। ठीक है ना, ध्यान से लिखना है। डेटर सिर्फ एचओ में थे, लेकिन कैश एचओ का भी है, ब्रांच का भी है, कैश इन ट्रांजिट भी है। फिर एडमिन सैलरी, सेल्समैन, अदर एडमिन ओवरहेड नहीं आते। इंटर यूनिट अकाउंट में फिर से दोहरा रहा हूं, अगर एचओ और ब्रांच की इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाते तो एचओ की बुक्स में ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में एचओ दिखाते बैलेंस शीट में, लेकिन क्योंकि हम टोटलिटी पूरे बिजनेस की बना रहे हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को जो ड्यू है वो नहीं लिखना है। उसके बाद आ रहा है कैपिटल, लाइबिलिटीज साइड पर गए, कैपिटल इनर कॉलम में लिखिए 50,000, और इसमें ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट, क्योंकि पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट है तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट, मतलब 23,957 जो टोटल प्रॉफिट हमने कंप्यूट किया था, 73,957 हो गया कैपिटल। उस डेटर्स के साथ लिख दें ओनली एचओ। फिर लिख रहे हैं जी सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स सिर्फ किसके हैं, एचओ के जी, 13,000। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व नहीं आने वाला, सेल्स नहीं आती, गुड्स एंड गुड्स रिसीव नहीं आना यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें पॉइंट नंबर 1 में बताया देयर इज अ सीआईटी कैश इन ट्रांजिट, वो हम लिख चुके। देयर इज अ गुड्स इन ट्रांजिट, उसको करेंगे जब स्टॉक की बात करेंगे। तो स्टॉक की बात आइए कर ही लें। स्टॉक में सबसे पहले बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सिर्फ एचओ का ही है स्टॉक, कितने रुपए का क्वेश्चन ने बताया था, 2300। उसके अलावा है फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स में एचओ और ब्रांच दोनों का हमने कंप्यूट किया, मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाला। एचओ और ब्रांच, इफ आई रिमेंबर, एचओ था 15,000 और ब्रांच था 8060। एचओ 15,000, ब्रांच 8060। देयर वॉज गुड्स इन ट्रांजिट 1500। बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, ध्यान से देखते चलें। बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, एचओ का फिनिश गुड्स का स्टॉक 15,000, ब्रांच का था 8060, ले 1500 के गुड्स इन ट्रांजिट भी थे। और फिनिश गुड्स वाले में याद रखे देयर इज अ स्टॉक रिजर्व आल्सो, माइनस स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट 2 बनाया था ना उसके लिए, 1247 का। सो ये फिगर कितनी आती है अलग से फिनिश गुड्स की, 15,000, 8060, 1500 और माइनस 1247, 23313। और ये 2300 अलग है, तो इन दोनों को ऐड करना है, 25,613 रुपए।
स्टॉक के अंदर याद रखे रॉ मटेरियल का है जो सिर्फ एचओ के पास है 2300, एफजी के स्टॉक में एचओ का है, ब्रांच का है, गुड्स इन ट्रांजिट, और उसमें स्टॉक रिजर्व भी है क्योंकि एचओ फिनिश गुड्स भेजता है ब्रांच को एट 15% ओवर द कॉस्ट, तो 25,613। इसके अलावा कोई और आइटम नॉर्मली नहीं दिख रही, लेकिन एक पॉइंट नंबर 4 है जिसमें बोनस का था 156। आपने P&L में लिखा अभी तक कैश पे नहीं हुआ, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोनस 156। और अब हम इथे टोटल कर सकने ने टोटल कितना जाए 73,957 प्लस 13,156 87,113, and we shall check from the asset side 37,000 24,500 ते 25,613 87,113। करिए जी नोट, कुछ रह गया हो अगर। चलिए जी मित्रों, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, सो स्लाइटली डिफरेंट, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस वन। और इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। 31 वी डिड, 32 पर आ जाएंगे मेरे साथ। जी हाँ, मैं अपनी कॉन्सेप्ट शीट साथ साथ देखता हूँ कि कोई हायरार्की हमारी गलत नहीं जानी चाहिए। 31 था, अब 32। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था काफी समय पहले 16 नंबर के लिए, नवंबर 2005 में 16 नंबर के लिए पूछा गया ये प्रश्न। कम ऑन गाइस, लेट अस सी। It says Messer Shah commenced business on 1st April 2012 with head office at Mumbai and a branch at Chennai. 1 अप्रैल 12 में स्टार्ट किया, मुंबई में एचओ, चेन्नई में ब्रांच। परचेजेस वर मेड एक्सक्लूसिवली बाय एचओ वेयर द गुड्स वर प्रोसेस्ड बिफोर सेल। तो एचओ सामान खरीदता है, प्रोसेसिंग करता है सेल से पहले। देयर वॉज नो लॉस और वेस्टेज इन प्रोसेसिंग, मतलब अगर आपने 100 यूनिट्स इनपुट किए तो 100 यूनिट्स ही आउटपुट निकल गई। बेसिकली ये लॉस और वेस्टेज वाली चीजें प्रोसेसिंग के हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जहां पर चैप्टर होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए ध्यान से, ओनली द प्रोसेस्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ वर हैंडल्ड बाय ब्रांच। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, एचओ क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, मैन्युफैक्चर करता है, वैसे यहां पर एचओ खरीद रहे सामान, प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसके बाद ही ब्रांच को भेज रहे हैं। क्लियरली बोला, ओनली प्रोसेस्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ वर हैंडल्ड बाय ब्रांच। क्वेश्चन आगे कहता
गुड्स वर सेंट टू ब्रांच एट प्रोसेस्ड कॉस्ट प्लस 10%। अगर 100 की कॉस्ट है तो 110 पर ब्रांच को भेजा। ऑल सेल्स वेदर बाय एचओ और बाय ब्रांच वर एट यूनिफॉर्म जीपी ऑफ 25% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कॉस्ट। एचओ 100 वाली चीज को कितने बेचेगा? एचओ की कॉस्ट 100 है तो 125 का बेचेगा। ब्रांच को 100 वाली चीज कितने की मिली? 110 की, क्योंकि 100 की कॉस्ट एचओ ने 10% का प्रॉफिट ऐड करके भेजा तो 110 हो गया। इसके ऊपर 25% कमाया यानी कि 27.5। 25% ऑन देयर कॉस्ट, तो ब्रांच की कॉस्ट क्या है? 110, उसके ऊपर 25% कमाया। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 13। आपने ब्रांच कब स्टार्ट किया, बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 12 को, मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, पहला ही ईयर एंड हुआ है अभी 31 मार्च 13 का ट्रायल बैलेंस है। कैपिटल बता दिया, इतना ड्राइंग बता दिया, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग की फिगर होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रेडिंग में आ गया, सेल दोनों का ट्रेडिंग में आ गया। गुड्स सेंट टू ब्रांच, एचओ ने भेजा। जब भी फाइनल क्वेश्चन होगा नॉर्मली उसमें गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट रहता ही है। तो अभी चाहे हमने आगे नहीं पढ़ा बट मैं एज्यूम कर सकता हूं कि भाई अगर गुड्स भेजे हैं 9/24 के तो रिसीव नहीं हुए होंगे सारे, कुछ ना कुछ तो ट्रांजिट में रहेगा। एडमिन एक्सपेंस बता दिया, पीएनएल का खर्चा। सेलिंग एक्सपेंस बता दिया, पीएनएल का खर्चा। डेटर्स एचओ ब्रांच दोनों के बैलेंस शीट में जाएंगे। और ये आ गया जी इंटर यूनिट अकाउंट। एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर क्वेश्चन ने बता दिया, दोनों के बैलेंस शीट में जाएंगे। बैंक बैलेंस दोनों का बता दिया। और आ गया एचओ करंट अकाउंट। ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट, इंटर यूनिट अकाउंट। और आप देख सकते हैं दोनों कोई आपस में मैच नहीं कर रहे, इन्हें मैच करना हमारा काम। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स भेजे कितने के थे? गुड्स सेंट टू ब्रांच 9,24,000, लेकिन गुड्स रिसीव कितने के हुए? 880। तो 924 माइनस 8,80,000 किया तो 44,000 का गुड्स इन ट्रांजिट साफ साफ समझ में आ रहा है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच इन मार्च 13 रुपी 44,000 वर नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच अंटिल 2 अप्रैल। तो ये तो हमने अभी निकाल भी लिया बैलेंस डिफरेंस दोनों का, और एक्चुअल में भी 44,000 क्वेश्चन ने बता दिया, तो आसान हो गया। सिमिलरली एक रेमिटेंस है 84,300 सेंट बाय ब्रांच टू एचओ was not received up to 31 मार्च। तो ये क्या हो गया? कैश इन ट्रांजिट। ये क्या है भैया? जीआईटी। और ये क्या है भैया? सीआईटी। ये है जी स्पेशल पॉइंट। स्टॉक टेकिंग एट ब्रांच डिस्क्लोज्ड अ शॉर्टेज ऑफ ₹20,000 एट सेलिंग प्राइस टू द ब्रांच। मतलब ये किस पर है? सेल प्राइस पर। इसके बारे में डिटेल में बातचीत कर लेंगे, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट रहेगा इस क्वेश्चन का। अंत में कहता कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स, मतलब जैसे रॉ मटेरियल होता है जो खरीदते थे आप, एट एचओ ऑन 31 मार्च वाज 1 लाख। क्वेश्चन ने जो प्रोसेस्ड गुड्स हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया एचओ के पास और ब्रांच के पास, तो वो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है जैसे कि पिछले प्रश्न में निकाला था। क्वेश्चन कहता प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। ट्रेडिंग इन P&L इन कॉलम फॉर्म, ये नहीं लिखा एंटायर बिजनेस, तो मतलब एचओ, ब्रांच और टोटल। और बैलेंस शीट के लिए बोल दिया ऑफ द बिजनेस एज अ होल। तो पिछले प्रश्न की तरह ही थोड़ा काम चलेगा इसमें, लेकिन जो स्टॉक टेकिंग वाला पॉइंट है वो बड़ा जोरदार है, बहुत जबरदस्त है। वहां से हम नई नई बातें सीखेंगे। आ जाइए। सो आंसर नंबर 32, starting with the answer number 32। एचओ है, ब्रांच है, कस्टमर है, और यहां पे भी कस्टमर लिख देते हैं। एचओ ब्रांच को भेजता है, ब्रांच कस्टमर को भेजती है, और एचओ डायरेक्टली भी कस्टमर को बेचता है। ठीक है जी, कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है। एचओ की कॉस्ट है 100 की, लेकिन जब ये ब्रांच को भेजता है प्रोसेस करके 10% ऐड करता है, यानी कि ब्रांच की कॉस्ट हो गई 110। जब सेल करते हो तो यहां जो सेल प्राइस है आपका कितना है? क्वेश्चन ने बोला जब आप सेल करते हो ना 15%, सॉरी 25% ओवर कॉस्ट ऐड करके बेचते हो, तो 100 रुपए की कॉस्ट है आपकी, 25% ऐड किया तो सेल प्राइस कितना हो गया? 125। सिमिलरली जब ब्रांच आगे सेल करे तो ब्रांच भी अपनी कॉस्ट में 25% ऐड कर रही है, ये हो गया जी 137.5। तो ये एक मेन बात हो गई क्वेश्चन की।
इस चीज को समझना बेहद आवश्यक, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं क्वेश्चन की। और आपने एक चीज नोट की होगी कि हम किसी भी चीज को जल्दी जल्दी भगाते नहीं है, मैं क्वेश्चन के ऊपर पूरा टाइम लगाता हूँ, हर एक वर्ड हर एक चीज को हम डेफिनेटली ध्यान से जो है पढ़ते हैं। रीजन बिंग की एग्जाम में भी अगर आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा तो उसका आंसर क्या करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द सेम मैनर एज इट हैज बीन इंटेंडेड बाय द एग्जामिनर। तो हम क्वेश्चन के ऊपर भी पूरा समय लगाते हैं और उसके बाद ही उसके आंसर पर आते हैं। सबसे पहला काम इसके पश्चात रहेगा reconciliation of inter-unit accounts। एक तरफ आएगा जी बुक्स ऑफ एचओ, और एक तरफ आएगा बुक्स ऑफ ब्रांच। एचओ किस चीज की एंट्री करेगा, जो इसे मिलने वाला है, क्या, कैश इन ट्रांजिट। ब्रांच किसकी एंट्री करेगा, जो इसको मिलने वाला है, क्या, गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्वेश्चन ने हमें दोनों ही चीजें बताई है। कैश इन ट्रांजिट के लिए एंट्री करेंगे बेटा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू branch account. Second point of the question told the amount 84,300, and for goods in transit the branch shall pass the entry goods in transit account debit to head office account, which is 44,000, which is 44,000. Looks good, no problem at all. Cash in transit to branch and goods in transit to HO. HO की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा भैया, ब्रांच का। ब्रांच की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा भैया, HO का। एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। तो अच्छा इसमें नाम लिखे है एचओ करंट अकाउंट, ब्रांच करंट अकाउंट, तो हम भी सेम नाम लिखते हैं, रुकिए ऐसे नहीं चलेगा, क्वेश्चन का जो नाम है वही सेम लिखेंगे, ब्रांच करंट अकाउंट और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट। और यहां भी सिमिलरली कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच करंट अकाउंट और गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ करंट अकाउंट। एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 389,800, और ये आ गया बाय कैश इन ट्रांजिट अकाउंट 84,300, and we get the balancing figure by balance carried down. Total being 389,800, 389,800 minus 84,300 बेटा 305500, and it becomes टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो रेक्टिफाइड बैलेंस आ गया आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द कैश इन ट्रांजिट। एचओ कह रहे हमें ब्रांच से लेना है 3,05,500। अब ब्रांच की बुक्स में एचओ में भी इतना बैलेंस आना चाहिए, मतलब ब्रांच कहेगी हमने भी एचओ को इतना ही पैसा
देना है 3,05,500। तो एचओ का अकाउंट बैलेंस है ब्रांच की बुक्स में क्रेडिट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 261,500 और आपने एंट्री किया गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ करंट, तो एचओ करंट में आ गया बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट विच इज 44,000। So we are going to get the balancing figure. Total 261,500 plus 44,000, 3,05,500, 3,05,500 and ये आ गया जी 2 बैलेंस कैरिड डाउन 3,05,500 और ये क्रेडिट बैलेंस बन गया बाय ब्रॉट डाउन 3,05,500। तो ये रिकंसिलिएशन हुआ और दोनों का अकाउंट बैलेंस आपस में मैच हो गया। यहां तक पहुंच जाए। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की तरफ। क्वेश्चन ने हमें कहा है 31 मार्च 13 के लिए। आइए बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 March 2013. So we have the columns of particulars, HO, branch, total. On the other side too, particulars, HO, branch अते टोटल। क्वेश्चन में सबसे पहली आइटम बोलता है कैपिटल, फिर ड्राइंग, फिर परचेजेस। तो काम स्टार्ट और करते हैं यहां से 2
परचेजेस 1969 500 ओनली इन एचओ। क्वेश्चन ने बड़े क्लियरली बोला था कि सिर्फ एचओ ही परचेज करता है, फिर प्रोसेसिंग करते और उसके बाद ब्रांच को भेजा जाता है। परचेजेस हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, नेक्स्ट चीज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कितना है जी? 50,500। प्रोसेस भी सिर्फ एचओ ने किया तो ये खर्चा आपको एचओ में ही मिल रहा है। 50,500 रुपये इंडिविजुअल कॉलम में और टोटल कॉलम में आ गया। सेल्स, वेरी नाइस, दोनों में। बाय सेल्स, एचओ ने सेल किया 12,80,000 रुपए का, ब्रांच ने सेल किया 8,20,000 का, तो टोटल हो गया 12 × 8 = 21 लाख। फिर क्वेश्चन कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ये एचओ के कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 9,24,000। चाहे ब्रांच को मिला 880 है, लेकिन हमने सीखा हुआ है कि जब हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस तो पूरा ही अमाउंट लिखेंगे। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ब्रांच में भी डेबिट हो गया 9,24,000 रुपए। मिला था 880, हमने डेबिट पे लिख लिया 924, मतलब एज्यूम किया कि जीआईटी भी आ गया, गुड्स इन ट्रांजिट को भी ऐड किया, तो सिमिलरली क्रेडिट साइड पर भी हम गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में लिख देंगे। कितने रुपए का है? 44,000 ब्रांच कॉलम में और टोटल कॉलम में हो गया। उसके अलावा दिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस यहां नहीं आएंगे, डेटर फिर ब्रांच करंट अकाउंट, क्रेडिटर बैंक बैलेंस, एचओ करंट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, सब चीजें हमने लिख दी जितनी भी लिखनी चाहिए थी। डेबिट साइड पर चलो एक मिनट छोड़ते हैं, नीचे आओ पहले। गुड्स सेंट बाय एचओ ये हो गया, रेमिटेंस हो गया। स्टॉक टेकिंग एट ब्रांच डिस्क्लोज्ड अ शॉर्टेज, तो ये आया जी बड़ा जबरदस्त पॉइंट, बाय एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया शॉर्टेज। कितने रुपए का? 20,000। अगर किसी को लग रहा है कि यहां पर 20,000 आ जाएगा तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। अरे यार, जब हम ब्रांच करते हैं, ये देखो, ये एचओ ने 100 वाली चीज कितने की भेजी ब्रांच को? 110 की। हम ये जानते हैं कि जो भी ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो सारे किस वैल्यू पर है? 110 पर, तभी तो उसके अंदर स्टॉक रिजर्व निकलते हैं 10/110 करते हुए। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जो शॉर्टेज है ना, कहता वो 20,000 एट सेलिंग प्राइस टू ब्रांच, वो इस वाले प्राइस पर दिए, सेलिंग प्राइस पर। ब्रांच की कॉस्ट क्या है? 110, तो हमें उस कॉस्ट पर एबनॉर्मल लॉस को लिखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमें जो एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा उसे ब्रांच की कॉस्ट पर लिखना है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। उसके लिए अलग से वर्किंग नोट हमें बनाना होगा। बाय एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये लीजिए, स्पेस छोड़ दिया बैलेंस शीट के लिए भी, और यहां हेडिंग आ गया वर्किंग नोट्स। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस ध्यान से देखते जाएंगे। क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया है 20,000 का एट सेलिंग प्राइस टू ब्रांच। एट, ठीक है, एट selling price to branch it is given as 20,000, लेकिन हमें क्या चाहिए? एट कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच, हमें चाहिए एट कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच। और क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था? क्वेश्चन ने आपको क्या कहा था? आपका सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? आप अपनी कॉस्ट में 25% ऐड कर लेना, आप अपनी कॉस्ट में 25% ऐड कर लेना। ये जो 25% था ये ऑन कॉस्ट था, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया, अगर मैं कहूं लेट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट है 25, तो सेलिंग प्राइस हो गया 125, तो भाई प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस कितना है?
25/125 यानी कि 1/5। कहने का मतलब आपका 1/5 का प्रॉफिट है उसमें से। जो सेल प्राइस दिया है 20,000 का, एबनॉर्मल लॉस का सेल प्राइस 20,000, उसके अंदर 1/5 का प्रॉफिट है। तो इसके अंदर 1/5 का प्रॉफिट है। हम कहेंगे 20,000 माइनस 20,000 के अंदर 1/5 का प्रॉफिट, यानी कि 20 माइनस 4, तो ये आ गया 16,000 रुपए। पहले तो इस बात तक पहुंचो, फिर आगे बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन चीज स्टार्ट हो रही है। एट सेलिंग प्राइस टू ब्रांच इट इज 20,000, एट कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच आ गया 16,000। ये 20,000 का 1/5 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि यार सर ने लेट कॉस्ट प्राइस 100 क्यों लिखा, कॉस्ट प्राइस तो 110 है। आप जैसे मर्जी कर लो, तो आंसर हैज टू बी सेम। अगर आप सीधा सीधा देखते हो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 110 का 25% होता है 27.50। आप ऐसे कर लो, चाहे 27.5 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 137.5। 20,000 का जो सेल प्राइस है, आपके पास ऑल्टरनेट है इसका। 20,000 में से आप कहते हैं सर हम तो ऐसे करेंगे प्रॉफिट 27.5 अपॉन 137.5, तो क्या सेम ही बनेगा, कर लो 4,000 ही बनेगा। 20,000 इंटू 27.5 डिवाइड बाई 137.5, 4,000 ही बनेगा। अब ये एट कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच आ गया, देखते चले, नोट करने का समय मिलेगा। ये मुझे यहां तो मिल गया 16,000 रुपए, लेकिन जो ये टोटल वाला कॉलम होता है इसका क्या मतलब है, यहां पे हम बिजनेस की कॉस्ट पे दिखाते हैं। टोटल कॉलम में 16,000 नहीं लिख सकते, टोटल कॉलम तो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस का लॉस कितने का हुआ, आप पहले कहते ब्रांच कहती हाय हाय हमारा लॉस हो गया, हाय लॉस हो गया, कितने का, 20,000 का। एचओ कहता है यार 20 का तो तेरा सेलिंग प्राइस है, तेरा अगर सामान गुम हुआ है तो उसकी कॉस्ट लगाना तो कितनी है। मान लो आप कल को बिजनेस कर रहे हो, आपने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, आपको बेचना है 120 का, और वो चीज खराब हो गई, तो आप क्या बोलोगे, 120 का नुकसान हुआ। जी नहीं, आपने खरीदा कितने का, तो 100 का, तो 100 का नुकसान हुआ। तो पहले तो जो ब्रांच चिल्ला रही थी अरे हमारा 20,000 का लॉस हो गया, एचओ कहता 20 का लॉस नहीं है, तुम्हारी कॉस्ट है 16 की, तो वो 16 पर आ गया। ये किसकी कॉस्ट है, ब्रांच की। बिजनेस की कॉस्ट चाहिए, हमें चाहिए एट कॉस्ट प्राइस टू एचओ, मतलब बिजनेस। एचओ तो ब्रांच को जब भेजता है 10% ऐड करके भेजता है, तो इस 16,000 के अंदर तो भी वो 10% भी ऐड है। तो बिजनेस का लॉस ना 20 का है ना 16 का है, बिजनेस का लॉस तो और भी कम का है। हम कहेंगे 16,000 में से माइनस करो 16,000 का 10/110। क्वेश्चन ने कहा था जब एचओ ब्रांच को भेजता है तो 10% ऐड करके भेजता है, तो ये ब्रांच के पास जो 16,000 की कॉस्ट है, बिजनेस की कॉस्ट तो इससे भी कम है, बिजनेस की कॉस्ट तो इससे भी कम है। तो 16,000 इंटू 10/110, ये आता है 1455 अप्रोक्सीमेटली, और ये आया जी नेट 14,545। तो बिजनेस की कॉस्ट तो इतनी है 14,545, ये वैल्यू यहां पर जाकर लिखी जाएगी 14,545। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, लिखिए आराम से, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ये एबनॉर्मल लॉस की बात खत्म हुई। क्वेश्चन में आपको एक क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था अनप्रोसेस्ड गुड्स का, बाय क्लोजिंग स्टॉक अनप्रोसेस्ड गुड्स का, और ये सिर्फ एचओ में है 1 लाख, ब्रांच में नहीं है, एचओ में लिख दिया और टोटल में लिख दिया। प्रोसेस्ड गुड्स का शैल बी दी बैलेंसिंग फिगर। प्रोसेस्ड गुड्स के लिए बैलेंसिंग फिगर आएगा, और बैलेंसिंग फिगर लाने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देते हैं जी वर्किंग नोट नंबर 2, ब्रैकेट में लिख देते हैं जी वर्किंग नोट नंबर 2, और यहां बैलेंसिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। ठीक, वर्किंग नोट नंबर 2 पर चलते हैं। आइए, फॉर दी ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग नोट 2 फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं एचओ की, और एचओ का प्रॉफिट दो चीजों में है। एचओ का प्रॉफिट दो चीजों में है, वन इज गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड द अदर इज इन सेल्स। सिमिलरली इसके बाद बात करेंगे ब्रांच की, तो ब्रांच का तो प्रॉफिट सिर्फ किस में है, सेल्स में। कितने रुपए की गुड्स सेंट थे जी, 9,24,000 के, जिसमें प्रॉफिट कितना कमाता है एचओ, 10/110 का, क्योंकि कॉस्ट में 10% ऐड करके एचओ आगे भेजता है। सिमिलरली एचओ का सेल्स कितना है, 12,80,000, 12,80,000 में क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट पे 25% ऐड करते हो तो सेल में हो गया 25/125। सिमिलरली जो ब्रांच की सेल्स है 8,20,000, उसमें भी कितने का प्रॉफिट है, 1/5, 25/125 करो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 27.5/137.5, एक ही बात है। तो 9,24,000 इंटू 10/110, ये आ गया 84,000, ये आ गया 2,56,000, और ये आ गया 1,64,000। ये लीजिए टोटल, और ये आ गया 256,000 प्लस 84,000, 3,40,000। जीपीज आ गई, जीपी को जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास, आपका प्रोसेस्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। लिख लो मित्रों।
चलिए जी, वैल्यूज को लिख दें 340 एंड 164 इन द जीपी। 3,40,000 एंड 1,64,000। अभी इन दोनों का टोटल करके टोटल कॉलम में मत लिखना, क्योंकि क्रेडिट साइड पर एक स्पेशल हमने जो येलो से मार्क किया एबनॉर्मल लॉस, वो फिगर परेशान कर सकती है। तो इंडिविजुअल करो अभी, सिर्फ पहले एचओ का करो। 1969 500, 50,500 और 3,40,000। तो ये टोटल हो गया जी 23,60,000। और बैलेंसिंग फिगर निकाल दो यहां से प्रोसेस्ड गुड्स की, -1280, 924 और 1,00,000। ये आ गया जी 56,000 का बैलेंसिंग फिगर। अब आओ ब्रांच वाले कॉलम पर। डेबिट में 924 प्लस 61, टोटल 10,88,000। माइनस क्रेडिट साइड की चीजें 820, 44 बेटा और 16,000। तो ये आ गया 2,08,000। 56 का एचओ का, 2,08,000 का इसका, तो 264 ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो श्योर है। 264 तो बनेगा ही बनेगा। अब इसका टोटल करो, 264 प्लस 1 लाख प्लस 14,545, 44,000 एंड 21 लाख। ये आ रहा है जी 25,22,545, 25,22,545। इसमें से माइनस करो डेबिट साइड 1969,500 और 50,500। सो दिस शैल बी द बैलेंसिंग फिगर 502,545। तो जीपी हमने टोटलिटी में यहां इस तरह से निकालना है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड पर एबनॉर्मल लॉस नाम की आइटम है। 502, 545। ये लीजिए जी, ये वैल्यूज नोट कर लीजिए। जीपी टोटलिटी में 502,545 और क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस्ड गुड्स का 56,000 एचओ में, 2,08,000 ब्रांच में और 2,64,000 इन टोटल आ रहा है। जीपी को ब्रॉड डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम कहेंगे पुत्र बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,000, 1,64,000 और 502,545। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं? एडमिन एक्सपेंसेस है, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 1,39,000 और 15,000 लिख लो। एचओ कॉलम में 1,39,000, ब्रांच में 15 और टोटल 1,54,000। सिमिलरली एक सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन हैज गिवन सेलिंग एक्सपेंसेस आल्सो बेटा, 50,000 और 6,200। तो ये हो गया 56,200। एंड एबनॉर्मल लॉस लिखा था ट्रेडिंग में, वो एबनॉर्मल लॉस यहां पर भी आएगा सेम वे में। 2 एबनॉर्मल लॉस, एचओ में डैश, ब्रांच में 16,000 और टोटल कॉलम में 14545। ओपनिंग स्टॉक कोई है नहीं, अगर होता तो बाय स्टॉक रिजर्व होता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जरूर है, तो 2 स्टॉक रिजर्व तो रहेगा in the closing stock, for which we are going to prepare working note number 3. क्लोजिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व के लिए वर्किंग नोट नंबर 3। आपके पास है कितना स्टॉक प्रोसेस्ड गुड्स का? 2,08,000 तो बैलेंसिंग फिगर निकाला ही है हमने, ये वाली चीज। और एक गुड्स इन ट्रांजिट भी है 44 का, तो टोटल 2,08,000 प्लस 44,000 के अंदर 10/110 है। ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर स्टॉक रिजर्व। 2,08,000 तो स्टॉक में पड़ा ही है, 44,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है, और इन सब के अंदर 10/110 का एचओ का प्रॉफिट है।
जो कि आ रहा है 22909। 22,909 रुपए लिख लीजिए। स्टॉक रिजर्व 22,909 रुपए। इसे जाकर आइए लिख देते हैं पी एंड एल में, स्टॉक रिजर्व के सामने एचओ के कॉलम में पुत्र और टोटल कॉलम में। टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। टोटल क्रेडिट साइड से 340, 164 और 502, 545, 3,40,000, 1,64,000 और 502, 545। ऐसा करते हुए हम यहाँ से नेट प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आइए पहले एच ओ 340 माइनस 139 माइनस 50 और 22,909, 128,091। 164 में से 15 तो 6, 21,200 ते 16,000, 1,26,800 फॉर ब्रांच। और टोटेलिटी में भी कर लेते हैं 154, 56, 200, 14, 545 और 22,909, 254,891। ये लीजिए, नोट करिए। चलिए जी, बैलेंस शीट का काम आरंभ करते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 फॉर एंटायर बिजनेस। इसमें कॉलम वाइज नहीं बनाना है, एचओ ब्रांच एक्सेट्रा, सिर्फ टोटेलिटी में बनाने का। सो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से टीबी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। इनर कॉलम में लिखते हैं जी कैपिटल का अमाउंट 3,10,000, माइनस कीजिए इसमें से ड्राइंग्स 55,000 और प्लस कीजिए इसमें नेट प्रॉफिट विच वी फाउंड आउट एज 254,891। 3,10,000 माइनस 55 प्लस 254,891, ये आ गया बेटा 509,891, 5,09,891। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग सेल गुड्स एंड एडमिन सेलिंग डेटर्स। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है भैया डेटर्स, एचओ के हैं बेटा डेटर्स 3,930,9,600,
और ब्रांच के हैं 113,600। टोटल करते हुए ले जाएंगे आउटर कॉलम में 309,600, 113,600, 423,200। डेटर्स के बाद ब्रांच करंट नहीं आएगा यहाँ पर, इंटर यूनिट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस की बैलेंस शीट है। फिर बता रहे हैं क्वेश्चन क्रेडिटर्स के बारे में। एचओ के भी हैं, ब्रांच के भी हैं। एचओ के क्रेडिटर 601,400 और ब्रांच के 10,800। चल 6,12,200 हो जाना चाहिए। फिर लिखता है बैंक बैलेंस। एचओ का है बेटा 1,52,000। ब्रांच का है 77,500 और कैश इन ट्रांजिट भी है। क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 2 में बताया था 84,300 का। टोटल कर लें 1,52,000, 77,500 और 84,300, तो ये हो गया 313,800। बैंक बैलेंस हो गया, एचओ करंट अकाउंट, और अंत में क्या आएगा आपका? स्टॉक आएगा जी। तो स्टॉक में एक है अनप्रोसेस्ड गुड्स, ये सिर्फ एचओ का ही है, क्वेश्चन में ही दिया गया था। अरे भाई कितने रुपए का? 1 लाख का। फिर बात आती है प्रोसेस्ड गुड्स की। प्रोसेस्ड गुड्स के अंदर एचओ का है, निकाला था हमने 56,000 जो ट्रेडिंग से बैलेंसिंग फिगर आई थी। ब्रांच का था 2,08,000। फिर था बेटा गुड्स इन ट्रांजिट, फिर था गुड्स इन ट्रांजिट 44,000 का। अरे भाई लिखो पेन, और इसमें से क्या माइनस करना है? स्टॉक रिजर्व, जो कि हमने निकाला था 22,000। अरे 22,091 का। 56, 2,08,000, 44,000 और माइनस 22,091, 285,909 प्लस 1 लाख, तो टोटल बना 385,909। टोटल स्टॉक आ रहा है आउटर कॉलम में 385,909। 22,909 था, सॉरी यार ये तो गलत हो गया, सॉरी 22,091 नहीं था, 22,909 था। 56 जमा 2,08,000 जमा 44,000 माइनस बाई 909, 285,091। और 1 लाख प्लस किया तो टोटल स्टॉक आ रहा है आउटर कॉलम में 385,091। और ऐसा करने से बैलेंस शीट टैली ज़रूर होनी चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ये कोशिश करें टैली करने की। एसेट साइड पर टोटल कर रहे हैं 11,22,091, 11,22,091, 11,22,091। ये स्टॉक वाला नोट ही रहता होगा, अगर रहते इसे नोट कर लें बेटा।
चलिए गाइस, आई होप दिस इज नोटेड। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर एंड हुआ। दो जबरदस्त क्वेश्चन आज हमने किए, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और सभी बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चन को अगर वापस से देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फाइनल अकाउंट्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और नॉलेज वहां से लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा।